नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वांटम संख्या। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो क्वांटम संख्या है वो हमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताते हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताते हैं क्वांटम संख्या। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तक पहुँच सकते हैं। क्वांटम संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, नेक्स्ट है द्विगुणित क्वांटम संख्या और तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। इस प्रकार से 4 क्वांटम संख्याएं हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति परमाणु में बताते हैं। इन चारों क्वांटम संख्याओं में जो ये 3 ऊपर वाली क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनकी उत्पत्ति श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से है। श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से हुई है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो के पार्ट में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो आगे बात करते हैं। जो तीनों क्वांटम संख्याएं हैं उनकी उत्पत्ति जो है क्वांटम यांत्रिकी की जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वहाँ से हुई है, और वो ये तीनों की तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड। लेकिन ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है तीनों से ना तो रिलेटेड है और न ही रिलेटेड भी नहीं है इनसे, और न ही उसकी उत्पत्ति श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से हुई है। ठीक है, ये तीनों से ही अलग है। अब हम एक एक करके चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में इससे पहले, मुख्य क्वांटम संख्या को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे 3 शब्दों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना है, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में अधिकतर कन्फ्यूज़ रहते हो। वो शब्द क्या है मैं साइड में बता देता हूँ आपको एक बार जल्दी। जो कक्षा होती है, एक तो कक्षा होती है, एक होती है उपकोष होता है और एक होता है कक्षक। ये 3 प्रकार के शब्द हैं जिसके बारे में अक्सर कन्फ्यूज़ होता है। जैसे कि ये कोई नाभिक के चारों ओर जो ये वर्ताकार कक्षाएं हैं उनको हम देखते हैं। वर्ताकार जो है मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, कक्षा। अब कक्षा के अंदर एक पार्ट पाया जाता है, कक्षा के अंदर ही एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम उपकोष कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और जो ये कक्षक उपकोष होता है उससे छोटा पार्ट होता है कक्षक, जिसमें विभिन्न छोटे छोटे कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट पाए जाते हैं। इन सारी बातों की बस एक ही बात है कि कक्षा या कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं और उपकोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट में एक बात और बता देता हूँ आपको साथ में ही। जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है एक, दूसरी द्विगुणित क्वांटम संख्या और तीसरी क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इनका मेन तीनों का एक ही मकसद है, तीनों का अलग अलग जो इनका जो कंसेप्ट है। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन, जो तीनों क्या बताएंगी, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति परमाणु में वही तो बताएगी, लेकिन जो मुख्य क्वांटम संख्या वो क्या बताएगी, ये कक्षा के बारे में जानकारी देगी, कक्षा के बारे में जानकारी देगी। उपकोष यानी कि कोष भी बोलते हैं इसे, कक्षा को कोष भी बोलते हैं और ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। इसके बारे में मुख्य क्वांटम संख्या जानकारी देगी। नेक्स्ट है जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है। द्विगुणित क्वांटम संख्या है ये किसके बारे में देगी, उपकोष के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो देगी कक्षक के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, तो चलो आप शुरू करते हैं हम मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को शुरू करते हैं तो इसे हम दर्शाते हैं स्मॉल एन से। किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से। यह इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याओं में से सबसे बड़ा मान इस मुख्य क्वांटम संख्या का होता है। यह इलेक्ट्रॉन के कोष यानी कि ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है, कोष यानी कि ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट के बारे में बताती है, तथा निम्न को भी बताती है, यानी कि कोष का आकार बताती है, उसकी त्रिज्या बताती है, इलेक्ट्रॉन का वेग, रेखीय संवेग, कोष की ऊर्जा, इस प्रकार से यह बताती है। इसको हम साइड में देखते हैं। जो कोष की त्रिज्या है उसको किस प्रकार बताती है, कोष की त्रिज्या है, कोष की त्रिज्या बताएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग बताएगी, और क्या बताएगी, रेखीय संवेग बताया, रेखीय संवेग, और लास्ट में बताएगी कोष की ऊर्जा भी बताती है, कोष की ऊर्जा। अब इनको देखते हैं। जो कोष की त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करें, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उस कोष की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 गुणा
एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन यहाँ पे क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। एन की वैल्यू हम कक्षा या ऊर्जा स्तर की यहाँ पे एन की वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का वेग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला 2.18 गुणा 10⁶ गुणा जेड बाई एन। यहाँ पर एन भी क्या है, वही एन जो कक्षा या जो कक्षा है या कोश है उसका मान। जेड यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक को बताता है। ठीक है, रैखिक संवेग का फॉर्मूला होता है m.v। इस प्रकार से ये भी ज्ञात हो जाएगा। और कोश की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -13.6 गुणा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों के माध्यम से जब हमें एन की वैल्यू को पता है तो हम किसी भी कोश की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग, रैखिक संवेग और कोश की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या से हम कोणीय संवेग यानी कि कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ज़रा सा ध्यान देना होगा कि जो कक्षीय कोणीय संवेग है यानी कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता नाम है एक कक्षीय कोणीय संवेग, जो कुछ देर बाद में आएगा। कक्षीय कोणीय संवेग यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक तो है कक्षीय कोणीय संवेग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दूसरा है कक्षीय कोणीय संवेग जिसे कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। ठीक है, कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है J बराबर कितना होता है, NH/2π। क्या होता है, NH/2π। और कक्षीय कोणीय संवेग का होता है फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π रूट L कोष्टक L+1। इस प्रकार से जो कक्षीय यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये होगा H/2π। ठीक है, H/2π रूट L कोष्टक L+1। ये कक्षीय कोणीय संवेग का फॉर्मूला होगा। और ये कक्षीय कोणीय संवेग बताएगा कक्षा के बारे में, और कक्षीय कोण किसके लिए है, उपकोश के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से ये दो फॉर्मूले। अब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जो एक और बात है, क्या है, हमें कोश के जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से। जो पहली कक्षा है n बराबर क्या है, 1। पहली कक्षा को हम कैपिटल K से लिखते हैं, दूसरी कक्षा को L से, तीसरी कक्षा को लिखते हैं M से और चौथी कक्षा को लिखते हैं N से। इस प्रकार अब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, n की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे इसके लिए दूसरी कक्षा के लिए क्या है, 2, तीसरी कक्षा के लिए है 3, चौथी कक्षा के लिए है 4। तो 2n स्क्वायर के जो फॉर्मूला 2n स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। इसके लिए ज्ञात करेंगे 2 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8। यहाँ पे 2 गुणा n की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पे 2 गुणा 4 n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। इस प्रकार से हम किसी भी जो कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या। द्विगुणित क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। द्विगुणित क्वांटम संख्या, इसको गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, गौण क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित
करते हैं, जो हमें उपकोष या उप ऊर्जा स्तर या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। उपकोष, उप ऊर्जा स्तर या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। साथ ही हमें क्या और बताता है, जो उपकोष की जो ऊर्जा है उसके बारे में, उपकोष की आकृति के बारे में और कक्षक की आकृति के बारे में। नेक्स्ट हमने जो अभी पिछले कुछ समय पहले देखा था, जो कक्षकीय कोणीय संवेग के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के बारे में बताता है, h/2π√L कोष्टक L+1 के बारे में, जो जहाँ पे h/2π को हम लिख सकते हैं h बार। कई बार ऑप्शन में इस प्रकार से h/2π का शॉर्ट दिया होता है कि h बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल के बारे में, इसको हम समझते हैं। ठीक है, जो ये L की वैल्यू हमारे पास समस्या क्या आ गई, अब जो यहाँ पे दे रखी है कि ये फॉर्मूले में L दे रखा है, इसका मान क्या होगा, इस बात का हमें क्या पता चलेगा, हम किस प्रकार याद करेंगे। तो सिंपल सा है कि इसका जवाब, जो एक भिन्न भिन्न उपकोष होते हैं उनके लिए L का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यानी कि S उपकोष के लिए L का मान होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2, F के लिए होता है 3। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न कक्षा के लिए जो L का मान होता है, क्या है, L की वैल्यू। ठीक है, अब L की वैल्यू पता है तो हम कक्षीय कोणीय संवेग आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। तो चलो हमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि S इलेक्ट्रॉन के लिए, S उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, h/2π√L कोष्टक L+1, ये है, ये फॉर्मूला है। अब S उपकोष के लिए L का मान क्या होगा, L का मान क्या होगा 0, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो h/2π√L का मान 0 कोष्टक 0+1 इस प्रकार होगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि P उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान, तो वही सेम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, h/2π√L कोष्टक L+1, ये हो गया। अब P के लिए L का मान क्या होता है 1, तो फॉर्मूले में हम L का मान रखते हैं h/2π√1 कोष्टक 1+1, तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया √2h/2π, जिसे हम क्या लिख सकते हैं h/√2π। ठीक है, ठीक इसी प्रकार D और F के लिए भी निकाल सकते हैं। D के लिए L का मान कितना 2 रखेंगे तो h/2π रखेंगे, कोष्टक में यहाँ पे क्या रखेंगे 2 कोष्टक 2+1, तो ये कितना आ जाएगा √6h/2π, √6h/2π को लिख दिया, यह 6 आ गया h बार। ठीक है, अब F के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 3, तो उसी प्रकार सेम h/2π, यहाँ पे 3 कोष्टक 3+1। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया √3h/π। इस प्रकार से क्या हो गया, इसकी हमने एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो L का प्रत्येक मान किसी न किसी उपकोष को बताता है, यानी कि L के कुल मान बराबर होंगे कुल उपकोष की संख्या के मान, L के कुल मान किसके बराबर होंगे, कुल उपकोष की संख्या के बराबर होंगे, और L के कुल मान बराबर होते हैं N के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कोष में उतने ही उपकोष होंगे जितना कि उस कोष के लिए N का मान होगा। अर्थात जैसे कि N बराबर 1, यहाँ पे देखते हैं कि N बराबर 1 है, तो उसके लिए उपकोषों की संख्या कितनी होगी, उपकोष की संख्या कितनी होगी, कुल उपकोष की संख्या कितनी होगी, उसके लिए N बराबर 1 के लिए कुल उपकोष की संख्या कितनी होगी 1 होगी। N बराबर 2 के लिए भी कुल उपकोष की संख्या कितनी होगी 2। N बराबर 3 दे रखा हो तो उसके लिए कितनी होगी 3। N बराबर 4 दे रखा हो तो उसके लिए भी कितनी होगी 4। यानी कि जो N की वैल्यू होगी उतनी ही उसके उपकोषों की संख्या होगी। अब हम बात करते हैं L के संभव मान की। L के संभव मान बराबर होते हैं 0 से n-1 तक। L के संभव मान क्या होते हैं 0 से n-1 तक।
अब इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जो नीचे दे रखा है एग्जांपल, जो n की वैल्यू है, ठीक है, n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो l के कुल मान कितने होंगे? कुल मान n की संख्या के बराबर होंगे, ये बराबर था तो 1 हो गया। और l के कुल मान कितने, l के कुल मान बराबर होंगे, कुल उपकोष के बराबर होंगे, तो उसका मान भी कितना होगा? 1, ठीक है। उसी प्रकार अब संभव मान क्या बताया था? 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। तो इसके लिए क्या आ गया? एक के लिए 0, यानी कि 0 का मान s उपकोष को प्रदर्शित करता है कि s p d, s के लिए 0 था l का मान, और p 1 के लिए था, और 2, और f के लिए कितना था? 3। इस प्रकार से ये मान थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल आगे दे रखा है, जो n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो उसके लिए l का कुल मान कितना हो गया? 2 हो गया, और कुल उपकोष की संख्या भी कितनी हो गई? 2 हो गई। और l के संभव मान क्या हो गया? 0 से n-1 तक, n का मान कितना? 2, 2 - 1 यानी कि 1। 0 और 1 यानी कि s और p उपकोष पाए जाएंगे दूसरी कक्षा के अंदर। तीसरी कक्षा के अंदर l के कुल मान कितने होंगे? 3। कुल उपकोष की संख्या भी कितनी होगी? 3। लेकिन जो l के संभव मान है वो है 0, 1, 2। 3 - 1 यानी कि 2 तक जाएगी, 0 से 2 तक। 0 का मतलब है s, 1 का मतलब है p, और 2 का मतलब है d, यानी कि तीसरी कक्षा में s, p, d 3 प्रकार के उपकोष पाए जाएंगे। इस प्रकार हमने 2 क्वांटम संख्याओं को अच्छी तरह से समझ ली है। अब इन पर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है? जो n, ये नंदू और लल्लू की कहानी है। नंदू, इसे नंदू बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? लल्लू। लल्लू है वो नंदू से छोटा है। नंदू कितना, माना कि 2.5 साल बड़ा है, लल्लू से 2.5 साल बड़ा है। कितना भी बड़ा हो, बड़ा तो बड़ा ही होता है, ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकता और न इससे कम हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। न तो नंदू से, ये जो नंदू है लल्लू से छोटा नहीं हो सकता, न इसके बराबर हो सकता, ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। नंदू से मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और ये क्या है? द्विगुणित क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या। इसका कहने का मतलब यही है कि जो n बराबर l, ये कभी नहीं होगा, और n कभी l से छोटा नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है। इससे बहुत से एग्जाम्पल सोल्व होंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वांटम संख्या का युग्म संभव नहीं है। क्या बता रखा है? क्वांटम संख्याओं का युग्म संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दे रखा है नंदू है, जो n का वैल्यू है n और l। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नंदू बराबर, ये n की वैल्यू l से ज़्यादा है, तो ये बात सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है? n की वैल्यू l से ज़्यादा है, तो ये भी सही है। तीसरे में n बराबर l दे रखा है, जो ये बात गलत है। चौथे में क्या दे रखा है? n छोटा दे रखा है l से, तो ये बात भी गलत हो गई। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो तीसरे और चौथे दोनों क्या होंगे? राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा उपकोष संभव नहीं है। कौन सा उपकोष संभव, यानी कि 1p दे रखा है, 2d दे रखा है, 3f दे रखा है, 4g दे रखा है। इसके लिए n और l की वैल्यू हम अलग अलग लिखते हैं। n की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है ये क्या होती है? n की वैल्यू, तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से n की वैल्यू हो गई। और l की वैल्यू क्या हो गई? s, p, d, f, g इस प्रकार से था। s के लिए था 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4 इस प्रकार से। तो यहाँ पे p के लिए कितना हो गया? 1, d के लिए कितना? 2, f के लिए 3, और g के लिए कितने? 4। n और l की वैल्यू यहाँ पे सब में क्या दे रखी है? बराबर, इसलिए ये कोई सा भी उपकोष संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5 ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या n के बराबर भी संभव हो, तो प्रथम कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n बराबर l, इसने मान रखा है कि n बराबर l तक हो सकता है, तो क्या होगा? l का संभव मान क्या हो सकता है? n बराबर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो संभव मान n-1 तक होता है, यानी कि 0 होता है। l की संभव मान 0 होता है, लेकिन उन्होंने क्या दे रखा है कि l तक, n तक हो सकता है, तो इसके लिए 0 और 1 दोनों मान रखा है। 0 यानी कि s उपकोष, 0 और 1 दो संभव मान है l के। 0 यानी s उपकोष, 1 यानी p उपकोष। s उपकोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, p में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन।
इसी प्रकार 2 + 6 बराबर कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।